तो स्वाभाविक रूप से इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ कि ये 22 ग्रीन हाईवे जो बना रहे हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। अध्यक्ष महाराज, देश की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट है। और अभी हमारे यूक्रेन के, रशिया की लड़ाई के कारण फिर क्रूड ऑयल के भाव बढ़ गए, हम अड़चन में आ गए, और इसके कारण लगातार कॉस्ट बढ़ रही है। सब्जी महंगी हो रही है, सब महंगा हो रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है। और वर्ल्ड में चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 10% है, अमेरिका की लॉजिस्टिक कॉस्ट 12% है, यूरोपियन कंट्रीज की 12% है, और हमारे यहाँ एक ट्रक यहाँ से निकलता तो मुंबई जाने के लिए 50 घंटे लगते हैं। अब अध्यक्ष महाराज, दिल्ली और मुंबई हाईवे बनने के बाद एक कार से 12 घंटे में जाएगा और ट्रक 22 घंटे में जाएगा। तो आधे से ज़्यादा अगर समय बचेगा, मशीन कम होगी तो डीजल जो है वो भी कम होगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। तो हम लोग जो पोर्ट कनेक्टिविटी जो हमने नोट्स निकाले हैं, वो गतिशक्ति में भी 800 नोट्स निकाले हैं। केवल डिस्ट्रिक्ट को 4 लेन से नहीं जोड़ रहे, पोर्ट्स को जोड़ रहे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर को जोड़ रहे, फिशिंग के लिए जोड़ रहे, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जोड़ रहे। तो स्वाभाविक रूप से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो पूरा करना होगा तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा। एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में हमको वायबल होना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव बनना होगा, और कॉम्पिटिटिव बनना होगा तो उसके लिए हमको लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना होगा। और इसलिए ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, जिसका उल्लेख सम्मान्य सदस्यों ने किया था कि आज देश का 70% गुड्स ट्रैफिक रोड पर है और 90% पैसेंजर ट्रैफिक रोड पर है। पर मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि जो नए एनएच बन रहे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का मतलब यह है कि पुराने रोड को हमने छोड़ दिया। मेरे साथ एक तमिलनाडु का अच्छा लड़का काम करा, भी वर्ल्ड बैंक में बहुत होशियार था, मेरे स्टूडेंट था। तो उसने एक दिन मुझे कहा कि ये जो रोड ऐसे है, ये देखो, वो गूगल पे गया और उसने दिल्ली से चेन्नई रेस मार दी और मुझे बताया कि ये देखो कैसा घूमते घूमते रोड जा रहा है, ये हम क्यों कर रहे हो। तब उन्होंने पहले आइडिया बताई और हमने नए ग्रीन हाईवे का नेटवर्क खड़ा किया। अब जो महाराष्ट्र में रहते हैं, पूना में, सुप्रिया जी को पता होगा, पूना में इतना ट्रैफिक जाम, इतना एयर पोल्यूशन, मुंबई में पोल्यूशन। अब पूरे उत्तर भारत का ट्रैफिक जो कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल जा रहा है, वो मुंबई पूना नहीं जाएगा। वो पूना से बेंगलोर जाने के लिए कोल्हापुर की तरफ और सोलापुर की तरफ जाता था, वो ट्रैफिक सूरत से निकलेगा, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से करनूल। तो पूरा मुंबई पुणे का 50% ट्रैफिक जाम कम होगा। पूरा दक्षिण का पूरा ट्रैफिक जो उत्तर से निकल रहा है वो पूरा सूरत से निकल जाएगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी, फ्यूल भी बचेगी। ऐसे 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इसमें निश्चित रूप से काफ़ी फायदा होगा, जिसका उल्लेख बहुत सदस्यों ने किया था कि नेशनल हाईवे के बारे में उन्होंने, हमारे एक सदस्य ने कहा कि हम लोग कोई गलत हिसाब करके बता रहे हैं। जो यूपीए सरकार में हिसाब था वही है, और हिसाब यह है कि हम 8 लेन बनाते तो भी 1 ही किलोमीटर काउंट करते हैं, हम 6 लेन बनाते तो भी 1 ही किलोमीटर काउंट करते हैं, हम 4 लेन बनाते तो भी 1 लेन काउंट करते हैं। और उसी के आधार पर हमने पिछले साल 38 किलोमीटर पर डे हमने ये रोड बनाया। और मैं अध्यक्ष महाराज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि इस देश के लिए हमें इसका अभिमान है कि हमारे विभाग ने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कि 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन, कोई इसमें ऐसा कोई हमने कई गलत फिगर नहीं बनाई, जो रिकॉर्ड था उसी से बना। उल्टा वेस्टर्न कंट्रीज में 8 होगा किलोमीटर बनाया लेन, तो बोलते 8 किलोमीटर बनाया। हम 8 किलोमीटर को 1 ही किलोमीटर कह रहे, जो यूपीए सरकार में पद्धति वैसी पद्धति से बनाया। 38 किलोमीटर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। दूसरा हमने किया अभी जस्ट 1 वीक एगो, we constructed road length of 50 kilometers single lane in 100 hours, longest length of flexible pavement, DBM course road construction in 100 hours, world record हो गया। This record happened on the section of Delhi Vadodara Greenfield alignment in Panchmahal district of Gujarat। फिर दूसरा रिकॉर्ड हुआ जो है 1.38 किलोमीटर, ये तो अभी बताया मैंने आपको। ये जो कंस्ट्रक्शन का है, ये दूसरा रिकॉर्ड हुआ 2.5 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड नियर वडोदरा
इन 24 आवर 4 लेन 2.5 किलोमीटर का रोड हमने केवल 24 घंटे में बनाया। बाद में 26 किलोमीटर सिंगल लेन बिटवीन रोड सोलापुर बीजापुर सेक्शन NH 52 21 घंटे में बनाया। तो मुझे खुशी है कि हमारे देश में निश्चित रूप से काफ़ी बड़े प्रमाण पर कॉन्ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी में भी सुधार हो रहा है। सर, आप बहुत से लोगों ने क्वालिटी के बारे में कहा, मैं थोड़ा आपको नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, जो रोड अभी बने हुए हैं, जो रोड 2 साल पहले बने हुए हैं, जो रोड 3 साल पहले बने हुए हैं, जो रोड 4 साल पहले बने हुए और जो रोड 5 साल बने हुए आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के, मुझे आप बताइए कि उस रोड पर एक भी गड्ढा है क्या? उस रोड पर बताइए। आप प्रॉब्लम क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो रोड हमने अभी तक बनाए नहीं वो रिपेयर करते हैं। ये भी एक गोरख धंधा है। वो हर साल 1 इंच का बिटुमिन लगाते हैं रोड मेंटेनेंस के नाम पर, और हर बार सब खुश रहते हैं, सभी लोगों को फायदा होता है। ये आप सबको पता है। मैंने इसको बंद कराया और मैंने कहा वन टाइम डेवलपमेंट में जो, क्योंकि मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 350 किलोमीटर सीमेंट कॉन्क्रीट रोड बना चुका हूँ। आप कभी नागपुर आइए तो कोई गड्ढा ही नहीं दिखेगा आपको, कितने भी बरसात आने दो। तो हमने क्या किया कि एक 6 इंच व्हाइट टॉपिंग की टेक्नोलॉजी निकाली और पूरे तरह कॉन्क्रीटिंग कर दिया है। जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वहाँ प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो मेंटेनेंस के प्रॉब्लम है वो आपके सही है। और इसमें एक एनुअल प्लान बनता था, और एनुअल प्लान बनने के लिए उसकी हर स्टेट की एक लिमिट रहती थी कि तुम इतना दो, तुम इतना दो, तुम इतना दो। फिर वो उसको फिर झंझट, इतनी लैंड एक्वायर किया, चक्कर काटने का काम। मैंने एक दिन सेक्रेटरी को, काय के लिए करते हो, पैसा है ना अपने पास, हटाओ लिमिट कैंसिल कर दी। और मैंने सब स्टेट गवर्नमेंट को कहा तुम में जितना दम होगा, जितना भेजना होगा उतना भेजो, सब सैंक्शन कर देता हूँ। ये मध्य प्रदेश में गया था, शिवराज सिंह चौहान के घर में मीटिंग चल रही थी, तो वो सेक्रेटरी पूछ रहा था इतना भेजो क्या, इतना। अरे मैंने बोला तुम्हारे पास जितना दम है उतना भेज दे, सब मंजूर कर देंगे। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इस एनुअल प्लान में पुराने NH के जितनी बातें हैं उसके ऊपर मेरा रिक्वेस्ट है, पूरा भेज दो। NH चाहिए वो, और मैं आपको पूरे काम कर दूंगा। रही बात CRF की, CRF में अड़चन है। CRF का जो फंड होता है, आपके राज्य में पेट्रोल डीजल पर जो सेस मिलता है, उस सेस का फंड जो होता है वो CRF का होता है, और उसमें मैं पैसा नहीं बढ़ा सकता। जितना मिलता है सेस उतना ही आपको दे सकता हूँ। अब वो MP अलग से बोलते हैं, MLA अलग से बोलते हैं, राज्य सरकार अलग से बोलते हैं। अब रोटी बनाने के लिए 2 किलो का आटा है और 2000 लोगों का खाना है, तो थोड़ा गड़बड़ होती है। पर आज मैं एक नई घोषणा कर रहा हूँ कि सेतु भारतम करके हमारी योजना थी, और इस बार मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 1600 करोड़ रुपए ज़्यादा CRF में हमें दिए हैं। तो हमने एक सेतु भारतम योजना बनाई थी कि NH पर जितने ROB थे, हम पूरे बनाने के लिए कोई 150-200 बना रहे। अब उसी सेतु भारतम योजना को मैंने ये 1600 करोड़ ऐड करके दिए, और ये रेलवे और हमारे काम जो चलते प्रपोजल आते आते तो 1:6 क्या 1:8 किया तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये करते करते बहुत टाइम लगता है। पर 1:6 भी पकड़ा तो भी 8 से 10 हज़ार करोड़ होते हैं। और मैं आज सदन में घोषणा कर रहा हूँ कि सेतु भारतम में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ROB हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे स्टेट PWD का हो, चाहे कहीं का भी, जहाँ रेलवे फाटक बंद करना होगा, उतने ROB और ROB के प्रोजेक्ट प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू पूरा पता मुझे भेज दीजिए। मैं 100% अपने पैसे से वो पूरे बनाता हूँ। आप तुरंत भेज दीजिए, क्योंकि इसके पहले हमें बंधन था कि मैं केवल NH के ऊपर ही काम कर सकता था। तो NH के ऊपर के ROB जो है वो हमारे पैसे से करेंगे, और जो अब स्टेट के इसमें है वो जो पूरे स्टेट और कॉरपोरेशन के, पूरा मेरा होने दो फिर आप पूछ लीजिए, पूरा स्टेट के, कॉरपोरेशन के, नगर परिषद के, जो गांव में इतने कीचड़ होता है, वहाँ ट्रैफिक जाम होता है, लोग तंग आते हैं, मैं भी भुगत चुका हूँ। और हमारे नहीं, अपना नहीं है, वो स्टेट का है, वो नगर पालिका है। तो अभी कुछ चिंता मत करो, सब भेज दो, मैं सब मंजूर कर दूंगा, आप लाओ लो सब। तो ये कम से कम 8-10 हज़ार करोड़ के ROB में मुझे लगता है आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, एक बात जरूर है कि बहुत से लोगों ने कहा प्लांटेशन के बारे में।
और प्लांटेशन के बारे में मैं भी पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ पर दो चीज़ों जिनके पूरी सफलता में, प्लांटेशन और रोड सेफ्टी। तो प्लांटेशन में प्रॉब्लम यह है कि अभी हमने ये जो राजमुंद्री करके अपना आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी नर्सरी है। हाँ, यस, यू आर फ्रॉम दैट। तो मैंने नियम किया कि 3 मीटर का ही पेड़ लगना चाहिए एनएच पर। तो इनके यहाँ के नर्सरी के पूरे पेड़ खत्म हो गए, क्योंकि अब वो मिले नहीं। अभी नर्सरी भी खोल रहे हैं। और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए हमारी कटिबद्धता है। और मैं ये कंस्ट्रक्शन में काम करते हुए अब मैं समझ गया हूँ कि झाड़ पेड़ को काटना ठीक नहीं है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम के प्रोजेक्ट में हमें परमिशन दी है। अब हम कोर्ट में मामला जीत गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने के लिए। फिर भी हमने निर्णय किया है कि हम देश में 1000 कॉन्ट्रैक्टर ऐसे तैयार करेंगे जो केवल ट्रांसप्लांटेशन का काम कर सकते हैं। हम पेड़ तोड़ेंगे नहीं, हम ट्रांसप्लांट करेंगे। अध्यक्ष महाराज, आपको कभी समय मिलेगा तो हम एक स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट एक एयरपोर्ट के पीछे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे कर रहे हैं सर। 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है 10 किलोमीटर में। और वो जो प्रोजेक्ट है वहाँ हमने 12,000 ट्री को, मैंने आग्रह से कहा नहीं तोड़ना, ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली किया है। इसमें अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी है और निश्चित रूप से इस देश में 1000 कॉन्ट्रैक्टर ऐसे तैयार करेंगे, पर पेड़ उनको पैसा देंगे और इसके बाद पेड़ काटेंगे नहीं, ट्रांसप्लांट करेंगे। यही कोशिश हम करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर, एक बात रोड सेफ्टी की है, मुझे आपका भी सहयोग चाहिए। बहुत दिनों में आप लोगों ने भी उल्लेख किया कि वर्ल्ड में जाने के बाद 11% वर्ल्ड के एक्सीडेंट कहाँ होते हैं, तो हिंदुस्तान में होते हैं। मरने वाले लोग ज़्यादा कहाँ हैं, तो हिंदुस्तान में। 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1.5 लाख लोगों की मौतें होती है। अब मुझे बताइए, 3 लाख लोग दिव्यांग बन जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, 3% जीडीपी का नुकसान होता है और ये बहुत ही क्लेशदायक है। इसमें रोड इंजीनियरिंग का भी कारण है। मैं अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लेता हूँ। ब्लैक स्पॉट्स, आपने सही कहा, ये डीपीआर बनाने में क्वालिटी अच्छी नहीं है और इसलिए रोड सेफ्टी को ध्यान में लेकर मैंने कहा ये डीपीआर वाली आउटडेटेड सिस्टम को बंद करो और पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी लाओ। और इसको प्रोफेशनल इस समय जो वर्ल्ड के कंसल्टेंट थे वो भाग गए हमारे यहाँ से। तो मैंने हमारे अधिकारियों को पूछा कि तुम्हारा हार्ट ऑपरेशन करना है तो टेंडर निकाल के कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाकर अपना ऑपरेशन करते हो? तब आपको ऑपरेशन करना होता है तो आपको अच्छा डॉक्टर चाहिए। डीपीआर बनाते समय लोएस्ट आता है उसको, तो वो जो सब घटिया काम करता है। तो अब इसके बारे में हमने डीपीआर बनाने के बारे में काफ़ी सुधार किया है और वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कंपनी को जॉइंट वेंचर करके जो बेस्ट सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है उसको लाना है। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और इसलिए टेक्नोलॉजी में हमारे इतना लोग काम कर रहे हैं, आईआईटीज अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे स्टार्टअप अच्छा काम कर रहे हैं। और आप लोगों ने भी कल मुझे सुझाव दिया ना, मैंने 2 सुझाव आपके स्वीकार किए। एक किसी ने कहा, मैं नाम भूल रहा हूँ, अध्यक्ष महाराज, उनने कहा आधार कार्ड के ऊपर, शायद श्रीनिवास पाटिल जी ने कहा था, आधार के कार्ड के ऊपर जिसके बाद आधार का कार्ड है और वहाँ टोल है, तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूँ, जहाँ भी ऐसे टोल बने और वहाँ के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बना कर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूँ, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूँ पर पैसे मिलते हैं इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो, हाँ। ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत। और मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो आज ये जो रोड सेफ्टी की बात हुई, इसमें अभी हमने रोड इंजीनियरिंग में सुधार करने के लिए काफ़ी उपाय किया। ऑटोमोबाइल में इंडस्ट्री का भी मैं मंत्री हूँ, बहुत इंडस्ट्री मेरे ऊपर नाराज़ हो गई क्योंकि इकोनॉमिक मॉडल को मैंने 6 एयरबैग मैंडेटरी कर दी। तो उनने कहा कॉस्ट बढ़ेगी, तो मैंने कहा कॉस्ट बढ़ेगी तो बढ़ने दो, गरीब मरता है तो मरने दो और धनवान को बचाओ, ऐसा है क्या मतलब यहाँ?
इसके बाद इस देश में इकोनॉमिक मॉडल, छोटा से छोटा कोई नैनो मॉडल हो, हर गाड़ी में 6 एयरबैग्स लगेगी। ये हमने मैंडेटरी कर दिया ताकि हमारे लोगों की जान न जाए। अध्यक्ष महाराज, अभी तो गाड़ियों में इतना सुधार हो रहा, मैं बाद में बताने वाला हूं उसके बारे में, पर एक बात जरूर है कि रोड इंजीनियरिंग के साथ एजुकेशन की भी बहुत जरूरत है। रूल्स ऑफ द रोड, कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं। मैं अपने स्टूडेंट लीडर जब था यूनिवर्सिटी का, तो मुझे याद है, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि मैं स्टूडेंट यूनियन के चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा था, तो पैसे नहीं रहते थे, पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, गाड़ी नहीं, तो एक स्कूटर थी, विजय स्कूटर। तो मैं बोलता था 4 दोस्तों को, चौथा जरा ठीक से बैठ, वो टायर पे बैठ और नंबर प्लेट पे हाथ रख, और जो चलाता था तो पुलिस वाला शिट्टी मारता था, नंबर ही नहीं मिलता था, हम चले जाते। अब मुझे वो दिन याद हो रहा है कि हम क्या गलती कर रहे थे। अब आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आज भी लोग ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल कोई पालन ही नहीं करते। और मैंने आपके अध्यक्षता में एक कमेटी निकाली है, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका अध्यक्ष होगा जिले में, कलेक्टर उसका बोर्ड सचिव होगा। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, मैंने एक बार महाराष्ट्र में एक्सीडेंट को मराठी में अपघात कहते हैं, ये जो सुप्रिया जी बैठी है, ये पुणे कोल्हापुर रोड पर एक जयसिंहपुर बाईपास था, मैं मंत्री था, एक जगह पर 150 लोग मरे थे, पर सरकार ने सुधार नहीं किया था। और इसलिए हमने इस प्रकार से, जो आपके जिले में, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने एक्सीडेंट होते हैं, आप चिंता करो, आप विजिट करो, आप कलेक्टर को, एसपी को, कमिश्नर, सब आपके कमेटी में, उनको बुलाओ, कारपोरेशन को, एनएच को, स्टेट पीडब्ल्यू नोटिस दो कि यार लोग मरे, अगले बार कोई मरेगा तो आप जिम्मेदार होंगे, इसको सुधारो। और ऐसे कैसे नहीं सुधारते? आरटीओ को बुलाओ। आरटीओ वाले मेरे से बहुत नाराज है, क्योंकि मैंने आरटीओ की 18 सेवाएं डिजिटलाइज कर दी, आरटीओ में जाने की जरूरत ही नहीं। पर इस बात में उनको बुलाइए, और आप उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हर महीने में मीटिंग करें। मेरे ये राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर महात्मे, पद्मश्री मिली है उनको, वो कैटरैक्ट में उन्होंने रिकॉर्ड ऑपरेशन बहुत अच्छे हैं, मैंने उनको आंखों के उनको कार्याध्यक्ष बना दिया, मुझे समय नहीं मिलता। आपको बताता हूँ, इतनी मीटिंग होती है हर महीने में, और इतने स्पॉट किए, और हर जगह वो कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आप सबको हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरते, कोई कोविड में जितने लोग नहीं मरते, रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोग मर रहे हैं, और मरने वाले लोगों में 18 से 45 वयोवर्ष के 65% लोग हैं, यंग लड़के हैं। परसों में हमारा एक्सीडेंट हुआ, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है, इनको मालूम होगा। एक गाड़ी में वर्धा के रामदास तड़स यहाँ बैठे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, इनके गांव के ढाबे में गए, वहाँ खाना खाया, और वहाँ से आते समय 140 किलोमीटर के स्पीड से 7 बच्चे MBBS पार्ट 1 के होशियार लड़के, पूरी गाड़ी अंदर गई और 7 के 7 मर गए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसके बारे में जनता के सहयोग के बिना, लोगों के सहयोग के बिना, और लोक प्रतिनिधियों के सहयोग के बिना ये मामला नहीं निपटा जा सकता। केवल कितना भी फाइन बढ़ाया, नया मोटर व्हीकल एक्ट आप सबके सहयोग से मंजूर हुआ, कार्रवाई कर रहे हैं, पर मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाले समय में एक्सीडेंट को रोकने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आपके ज़िले के, आप अभी परसों मैंने जवाब में कहा था कि हमारे यहाँ भी ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऐसी होती है कि वो एक्सीडेंट का ब्लैक स्पॉट है, फिर सेंट्रल ऑफिस को भेजो। मैंने कहा नथिंग डूइंग, जहाँ 2 बार एक्सीडेंट हुआ ऐसा ब्लैक स्पॉट होगा, हमारा आरओ और चीफ इंजीनियर 50 करोड़ रुपए का काम तुरंत उसको इम्प्रूव करने के लिए खर्चा करेगा, और तुरंत उसको छोड़ेगा। ऐसा नहीं तो लोग मरते रहे, हम देखते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है रोड सेफ्टी का। देखिए, क्या बताएं, अच्छा बताओ या नहीं बताओ, मुझे संकोच होता है। हाँ, तेलंगाना यस सही है। और आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का जो रोड है विजयवाड़ा का, परसों ही मैंने मीटिंग कराई थी, विजयवाड़ा से हैदराबाद, ये रोड में भी यही सब जगह पर ये हो रहा है। आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु केवल एक सरकार है कि जिसने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 50% एक्सीडेंट और 50% डेथ कम किए हैं। और परसों मेरे पास वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट आए थे, इंडिया हमारे आशिया हेड जुएत करके, वो भी आए थे, और मैंने उनको कहा कि इसके लिए आप तमिलनाडु मॉडल को पूरे देश में उसको इम्प्लीमेंट करो। और मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि हम 14,000 करोड़ रुपए
इसमें से वर्ल्ड बैंक और एडीबी, 50% भारत सरकार ऐसी योजना का शुभारंभ तुरंत करने जा रहे हैं, और जिससे राज्य सरकार में भी, सिटी रोड में भी जहाँ जहाँ ऐसे ब्लैक स्पॉट होंगे उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम पैसा देने वाले हैं, ताकि इससे एक्सीडेंट में लोगों की जो मृत्यु हो रही है उसको कम किया जाए। मैं भी भुगत भोगी हूँ, मेरा पैर 4 जगह टूटा है पुलिस प्रोटेक्शन में, और इसलिए मैं आपको फिर से अनुरोध करता हूँ, जो सरकार में मंत्री वो पहला काम करे, अपने ड्राइवर का आके जांच ले। कैटरैक्ट निकलता है, मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो अनेक ड्राइवर कैटरैक्ट वाले निकले 40%। एक केंद्र सरकार में एक मंत्री थे, उनका ड्राइवर एक आंखों से अंधा ही था, ऐसी गाड़ी चला रहा था। और एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे बताया, नाम नहीं बताता आपको, कि मेरा ड्राइवर दोनों आंखों से अंधा था और आवाज पे गाड़ी चला अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप जितने लोग हैं सर, पहले अपने गाड़ी के ड्राइवर का आंखों की जांच अच्छे डॉक्टर से कराइए। पीने वाला नहीं चाहिए, पीने वाला तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि आपके सपोर्ट के बिना, आपके अवेयरनेस के बिना नहीं होगा। और ये जो तमिलनाडु का सक्सेस मॉडल है, इसके आधार पर इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इमरजेंसी, और उसके साथ साथ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो लॉ बना रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन। ये चारों बातों के आधार पर अगर वर्ल्ड बैंक का भी सहयोग मिल रहा है तो हम लोग हिंदुस्तान में, कहीं कहा जाता है, मैं भी कभी सवाल नहीं करता हूँ, मैं कभी पत्रकार मुझे बहुत आड़े टेढ़े सवाल करते हैं, मैं पूछता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे जो आरटीओ ऑफिस में जाके ड्राइविंग की टेस्ट देके जिन्होंने लाइसेंस लाया? बताओ, हाथ ऊपर करो। मैं आपको ये सवाल नहीं पूछूंगा कि आप कितने लोगों को जिन्होंने आरटीओ ऑफिस में जाकर ड्राइविंग की टेस्ट देके लाइसेंस मिलाया। शायद सब लोग हाथ ऊपर कर नहीं पाएंगे। मैं आपको एम्ब्रोसिंग क्वेश्चन नहीं लाता सर। ये अध्यक्ष महाराज, ये स्थिति है कि वर्ल्ड में इस बात की चर्चा होती है कि जिस देश में सबसे आसानी से लाइसेंस मिलता है, ऐसा कोई देश है तो हिंदुस्तान। और हमारे इस लाइसेंस को वो मानते नहीं। इसलिए आने वाले समय में इस विषय में आपके स्टेट गवर्नमेंट में भी आप जरूर सहयोग करिए, यही मैं आपसे अनुरोध करूंगा। अध्यक्ष महाराज, और एक बात है जो विशेष रूप से मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अब ये जो पोल्यूशन है रोड का, डीजल का, ये भी समस्या है। मैं बहुत 15 साल से इसके पीछे लगा हूँ, और मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि जरा इस सेशन में अगले सप्ताह मेरे घर पर आइए। मैं हाइड्रोजन पर चलने वाली कार में आपको चक्कर दूंगा। अध्यक्ष महाराज, अब दिन वो दूर नहीं है कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन 3-4 प्रकार का होता है। ब्लैक हाइड्रोजन यानी जो कोयले से बनता है, ब्राउन हाइड्रोजन यानी पेट्रोलियम से बनता है, और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो पानी से बनता है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने स्पेशल इनिशिएटिव लिया है कि अब पेट्रोल डीजल के बजाय हम लोग अब इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक पर आएंगे। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, बहुत आसान काम है। आपके हर जगह पर नगर पालिका और महानगर पालिका में गंदा पानी है, सीवेज वाटर। मैं 7 साल पहले पीछे लगा और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का टॉयलेट का पानी मैं महाराष्ट्र सरकार को बेचता हूं। आपको पता लगेगा, आश्चर्य होगा कि 325 करोड़ रुपए हमको साल के मिलते रॉयल्टी, टॉयलेट का पानी बेचकर। अब उसी पानी को अच्छा बनाकर जो हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें हमारे कचरे में ग्लास है, मेटल है, कि एक मेधा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5000 करोड़ रुपए की बचत की, और ये करके दिखा 5000। तो मैं आपको निश्चित रूप से ये बताना चाहूँगा कि आज हमने गंगा पर कितने पुल बना रहे, जितने मांगते उतने बना गए। यानी स्वाधीनता के बाद जब तक हमारी सरकार नहीं आई, उतने ब्रिज गंगा पर थे, उतने हमारे 7 साल में ललन सिंह जी बैठे हैं, जो बोलते हैं वो मंजूर करा के हमने सब मंजूर करके दिया। ब्रह्मपुत्रा के ऊपर भी अभी तक ये बहुत, ब्रह्मपुत्रा तो सागर ही है, और उसमें भी आपके यहाँ जितने मांगे उतने, जिसका आपने कल माजोली का उल्लेख किया,
मेरे से गलती हो गई, मैं सोनवाल जी के प्रचार में आया था माजोली, और वो सोनवाल जी मुख्यमंत्री थे और मुझे हाथ दबा दबा कर हेलीकॉप्टर पर, आप एक ही करो, आप बोल दो। तो मैंने बोला अरे मुझे कुछ मालूम नहीं, कॉस्ट कितनी है क्या है, तुम मुझे कर रहे हो ज़बरदस्ती। बोले आप बोल दो, मैं चुनाव जीतूंगा, नहीं तो मैं हार जाऊंगा, ये लोग नाराज हैं। उसने मुझे इमोशनल, अब ब्लैकमेलिंग शब्द बराबर नहीं है, पर इमोशनल हाथ दबा कर थोड़ा सा ऐसा डरा दिया कि मैं पब्लिक मीटिंग में गया और मैंने कहा कि माजोली का पुल हम बना देंगे। जैसे मैं आया दिल्ली तो मेरे अधिकारी ने बताया कि सर आपको पता है ये ब्रिज कितने कीमत का है? बोला कितना? बोले 6,000 करोड़ का। तो मेरा एकदम डाउन हो गया। मैं बोला 6,000 करोड़ एक ही ब्रिज के लिए कैसे देना? और आपको बता दो अध्यक्ष महाराज, ये कितना अच्छा काम हुआ। हमने एक नई टेक्नोलॉजी लाई। वैसे भी स्टील और सीमेंट का 40% हम कंज्यूम करते हैं और मार्केट में भाव बढ़ाते जा रहे हैं। मेरा तो बात चल जाए तो मैं स्टील और सीमेंट का उपयोग ही खत्म कर दूंगा रोड से, ताकि ये घूमते रहे। क्योंकि हमने क्या किया कि ये जो ऑस्ट्रेलिया अपना सिंगापुर में और मलेशिया में एक टेक्नोलॉजी आई, ये जो 2 बीम दिख रहे हैं आपको, इसमें मेट्रो में सब जगह पर डिस्टेंस होता है 30 मीटर। और अभी हमने ये तय किया कि वहाँ जो टेक्नोलॉजी आई है, ये 2 पियर के बीच का डिस्टेंस 120 मीटर तक हो सकता है, क्योंकि ऊपर का जो बीम डालते हैं उसका कास्टिंग स्टील फाइबर में होता है। और अध्यक्ष महाराज हमने वो मैंडेटरी किया और टेक्नोलॉजी नहीं लाई, वर्ल्ड की जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वो लाने की कोशिश करे वो हमने स्वीकार की। और फिर ये माजोली आइलैंड का टेंडर निकाला और आपको बताते मुझे खुशी हो रही है कि 6,000 करोड़ का ब्रिज हमने 680 करोड़ में यूपी ब्रिज कारपोरेशन को दिया। और यूपी ब्रिज कारपोरेशन अभी वहाँ काम कर रही है और शायद मैं इस साल में एक आध साल में उसके उद्घाटन के लिए आ जाऊँगा। तो अध्यक्ष महाराज हमारी कोशिश यही रही कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना। और ये करते समय कभी कभी बहुत लोगों ने चिंता जताई कि NHAI का क्या होगा, बहुत कर्जा आया है। मैं आपको बताता हूँ, कभी कुछ पूरा सच बताने में मेरी इसलिए अड़चन है कि अगर ये मैं कभी बताऊंगा तो आप उस दिशा से अगर मेरे ऊपर अगर आर्गुमेंट करने लगे तो मैं अड़चन में आ जाऊंगा। ये मेरा सौभाग्य रहा कि देश का पहला BOT प्रोजेक्ट, मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुझे करने का सौभाग्य मिला, ठाणे भिवंडी बाईपास। तो ठाणे भिवंडी बाईपास बनाया तो उसमें पहला टोल प्रोजेक्ट हुआ। अब ये खुशी से नहीं हुआ अध्यक्ष महाराज, ये मजबूरी है। मजबूरी है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो इसके ऊपर 2 उपाय कि चुपचाप बैठो और नहीं तो कुछ दूसरे मार्ग से पैसे लाओ। अब इसमें नुकसान नहीं है। जैसे अभी दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 18 लेन का रोड बना है अक्षरधाम के सामने, आप लोग रोज उसका अनुभव करते हो। अभी पहले मुझे याद है कभी मैं जाता था उधर से तो ऐसा लगता था कि कभी जाना नहीं चाहिए, पर अध्यक्ष महाराज आज दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में आते हैं। और अभी मैं जब मेरठ गया था तो मुझे मेरठ के लोगों ने बताया कि हम 35 मिनट में आधा, तो हम तो गवर्नमेंट गाड़ी में जाते तो 80-90 की स्पीड में होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तो हम लोग कैनॉट प्लेस जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और वापस आते हैं। यानी इतनी कनेक्टिविटी बढ़ी। आप मुझे बताइए 4.5 घंटे अगर गाड़ी चलेगी तो जितना पेट्रोल डीजल जलेगा वो 40 मिनट में बचत हो जाएगी, वो पैसे में हम टोल लेते हैं। अब ये जो श्रीनगर में दिल्ली से 8 घंटे में आप जाएंगे, अभी आज तो मुझे लगता है कि 8 भी नहीं 30 घंटे में भी जाना मुश्किल है। इसको सेग्रीगेट करके रूफटॉप सोलर और छोटी विंड मिल जो गुजरात में बनती है उसको लेकर, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में 70% कॉस्ट पावर की है और पावर में हमारे पावर मंत्री भी बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं और इसलिए आगे चल के उन्होंने काफ़ी देने वाले सहूलतें। तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट अगर वो पावर मिल जाएगी तो पानी से ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगा, फिर उसको एक विशिष्ट बार तक प्रेशराइज करना पड़ता है, तो जनरेटर जो होगा वो इथेनॉल पे होगा। और मैं आपको बताता हूँ कि ये हाइड्रोजन सबसे सस्ता फ्यूल होगा। और ये मैं बहुत दिनों से, जब से मैं बीजेपी का प्रेसिडेंट था तो लोग मुझे हंसते थे, मैं इथेनॉल की बात करता था, बायोफ्यूल की बात करता था। आपको पता है अब सब लोग करने लगे। शायद मेरे समझाने में कुछ कम पड़ा होगा कि शायद मैं समझा नहीं पाया होगा, पर आज सब लोगों को लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल अपने हाथ में नहीं है और पोल्यूशन हो रहा है।
और इसलिए मैं आज सदन से अनुरोध करूंगा कि आज ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर आपके डिस्ट्रिक्ट में आप इनिशिएटिव लीजिए। अभी सिंह साहब उसके ऊपर स्कीम ला रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइजर भारतीय इंजीनियर्स ने, मैं इनॉग्रेशन के लिए जा नहीं पाया, बेंगलोर में हमारे अमेरिका के 4 इंजीनियर हैं, उन्होंने इलेक्ट्रोलाइजर बनाया, 1 करोड़ 20 लाख का। अब वो हर जिले में बनाएंगे और उसमें गंदे पानी को शुद्ध करके रूफटॉप सोलर, अब सोलर हमारे बास्केट में 38% सोलर पावर है, और इसलिए हम कोई कोयला जला के पावर की बात नहीं कर रहे हैं। और सोलर पावर, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, थर्मो अनेक प्रकार की एनर्जी ला रही है, तो हम सब प्रकार की अल्टरनेटिव ग्रीन एनर्जी के पीछे जाएं, ताकि कोल से एनर्जी अच्छी नहीं है। और पेट्रोलियम एनर्जी में हम इंपोर्ट करते हैं, हम एनर्जी इंपोर्ट करने वाले नहीं, हम एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाले बने, यही प्रधानमंत्री की इच्छा। और इसलिए 3000 करोड़ रुपए का हाइड्रोजन मिशन जाहिर हुआ है, लाल किले पर प्रधानमंत्री ने जाहिर किया है। आप सब लोग आग्रह करेंगे तो आज सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, रेलवे, हवाई जहाज सब इस पर चलेंगे, तो हमको पेट्रोल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैं आपको बात करता हूँ। आप इलेक्ट्रिक लोग मुझे बोलते कितने साल में आएंगे, कब आएंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं बोलने की। मेरे पास आंकड़े, अभी बस का राइज 1200% हुआ। स्कूटर, टाटा की इलेक्ट्रिक की अभी गाड़ी आई है, लोग मुझे बोलते पत्र दो, गाड़ी नहीं मिल रही है। आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिक की आज से मैक्सिमम 2 साल के अंदर पेट्रोल की स्कूटर, मोटरसाइकिल, पेट्रोल की ऑटो रिक्शा और पेट्रोल की कार, इसके बराबर इलेक्ट्रिक की कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा की कीमत होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी लिथियम आयन बैटरी की कीमत कम होते जा रही है। और हमने जो केमिस्ट्री पे काम शुरू किया हमारे देश में, हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, IIT, स्टार्टअप ने, उसमें हम लोग केवल लिथियम आयन नहीं, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन, इस केमिस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये सब डेवलप हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक में आपको बताता हूँ कि अगर पेट्रोल के लिए अगर आप 100 रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक के लिए 10 रुपये लगेंगे। आवाज़ भी नहीं आता, धुआं भी नहीं निकलता, और इतनी अच्छी गाड़ी अभी ये गिरिराज जी भी यूज़ कर रहे हैं, मैं भी 1 साल से इलेक्ट्रिक SUV यूज़ कर रहा हूँ। अब तो अच्छी आई है। इसके साथ सबसे बड़ी बात हमारे सरकार ने की, इथेनॉल लाया। अब इथेनॉल जो है वो फ्लेक्स इंजन लाया हमने। फ्लेक्स इंजन की एडवाइजरी इशू की है टोयोटा, सुजुकी और हुंडई, तीनों ने भी एक्सेप्ट किया है कि 6 महीने के अंदर गाड़ियाँ आएंगी। और अभी TVS और बजाज और हीरो, तीनों की मैंने लॉन्च भी कर दी स्कूटर। 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल। इथेनॉल 62 रुपीज़ लीटर, पेट्रोल अब मालूम नहीं आज क्या भाव होगा। और अब इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के ऊपर लाने की भी टेक्नोलॉजी लाई है। वो आकर मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन और उनको प्रेजेंटेशन दिया है। तो आने वाले समय में हमारा किसान, गन्ना उत्पादक किसान, शुगर कैन यूज टू इथेनॉल, बी मोलाइसिस टू इथेनॉल, सी मोलाइसिस टू इथेनॉल, कॉर्न टू इथेनॉल, ब्रोकन राइस टू इथेनॉल, बायोमास टू इथेनॉल। हम वेस्टलैंड पर बांबू लगाए, बांबू टू इथेनॉल। आसाम में बांबू से इथेनॉल बनना शुरू हो गया। और इसलिए मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो 25,000 करोड़ 5 साल के बाद हमारा इंपोर्ट क्रूड ऑयल पेट्रोलियम का होगा। उसको अगर बचाना है तो आज हमको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस फ्यूल पे जाना होगा। और हमारा प्रयास है कि ये फ्यूल जल्दी आ जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पोल्यूशन भी कम होगा। जो दिल्ली की आज स्थितियाँ है वो नहीं रहेगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ, कल अच्छा सुझाव आया, टूरिज़्म को बढ़ाना है तो रोड नेटवर्क बढ़ाना होगा। अभी हम लोग जो नए नए स्कीम बना रहे, राम वन गमन मार्ग 258 किलोमीटर, ये बिहार से जा रहा। आज बिहार का दिवस है, मुझे अभी अश्विनी जी ने बताया। मैं बिहार वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और आज कह रहा हूं कि ये जो मार्ग है 258 किलोमीटर 5,000 करोड़ का, ये मैक्सिमम बिहार से जा रहा है। मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये 5,000 करोड़ का है, काम शुरू हो गया। राम जानकी मार्ग 436 किलोमीटर 2,000 करोड़, 23 में पूरा होगा। ये भी 23 में पूरा होगा, काम शुरू हो गया। आप देख रहे हैं, आपका प्रॉब्लम मुझे पता है।
बाद में 84 कोसी परिक्रमा 235 किलोमीटर 4000 करोड़, काम शुरू हो गया, 23 में पूरा हो गया। अयोध्या रिंग रोड 67 किलोमीटर 5600 करोड़, दिसंबर 2023 में काम पूरा हो जाएगा। बुद्ध सर्किट, भगवान गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उनका आखिर एंड हुआ, जहाँ उनको ज्ञान मिला, सब गांवों को जोड़ा, एक केवल गांव छूटा है। निशिकांत दुबे विक्रमशिला की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा छूटा है। विक्रमशिला को मैं ज़रूर इसमें जोड़ूंगा, आप मुझे याद कर दीजिए। और ये बुद्ध सर्किट जो है ये 419 किलोमीटर 20,000 करोड़ पूरा होते हुए आ गया है, थोड़ा बहुत रहा है। 4 धाम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 827 किलोमीटर, ये 566 किलोमीटर कंप्लीट हो गए। 12,000 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट में केस थी, अब क्लियर हो गई है। मैं 2023 दिसंबर तक इसको पूरा करूंगा। एक मेरा सपना था, वो बहुत कठिनाइयाँ आ रही है कि मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जाना, और वो काम चल रहा है। विशेष फाइटर जेट हेलीकॉप्टर को यूज़ करके वहाँ मशीन पहुँचाइए, -5 डिग्री, -3 डिग्री। अब बीआरओ का काम केवल बाकी है। 85% रोड पूरा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ उनको कि जल्दी जाना है, मुझे भी जाना है, क्योंकि मैं नेपाल से और चाइना से नहीं जाना चाहता था। तो मानस सरोवर को मैं आपको वचन देता हूँ कि 2023 दिसंबर के बाद हिंदुस्तान के लोग पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जा सकेंगे अपने रोड से, और ये रोड बन जाएगा। बाद में महाराष्ट्र में, सुप्रिया जी को पता है, पंढरपुर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा क्षेत्र था, हाँ, रामदास जी थे वही के, मेरा क्षेत्र था वो। तो पालखी मार्ग तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज, देव और आळंदी को पंढरपुर से जोड़ने वाला 365 किलोमीटर 5,000 करोड़, काम जोरों में शुरू है, निश्चित रूप से 23 के पहले पूरा हो जाएगा। बाद में जुआरी ब्रिज एट गोवा, हमें बहुत खुशी है कि वो ब्रिज पर मैं एक व्यूअर गैलरी बना रहा हूँ, और दोनों बाजू में कैप्सूल लिफ्ट होगी। एक समय 200 लोग ऊपर जाएंगे और रेस्टोरेंट में जाकर कॉफ़ी पियोगे और पूरा समुद्र और गोवा दिखेगा। तो ये मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। केबल स्टेट ब्रिज है, स्टेट ऑफ आर्ट है। अभी आप गोवा जाओगे तो आप देखोगे, बहुत सुंदर है। अभी मैंने प्रयागराज में भी बताया कि प्रयागराज में भी एक केबल स्टेट ब्रिज बना रहे हैं। और अभी हमने पहले शुरुआत की, पहले रोड, फिर ब्रिज, फिर मेट्रो। अभी पूना में हम लोग बना रहे हैं, शिरूर से वाघोली, बाद में पूछ लेना, शिरूर से वाघोली, यहाँ से 1.5 लाख पीसीयूस का ट्रैफिक है। और अब ब्रिज बना रहे हम, नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज पहले फ्लोर पर, दूसरे फ्लोर पर 6 लेन ब्रिज, और उसके ऊपर में मेट्रो। ये चेन्नई में भी बना रहा हूँ मैं, चेन्नई पोर्ट से लेकर पूरे चेन्नई के बाहर तक ऐसे 3 टायर सिस्टम के ब्रिज बना रहे। जुआरी ब्रिज उसमें ही है। एक द्वारका में, द्वारका ओखला सिग्नेचर ब्रिज है, उस पर लाइटिंग है, बहुत सुंदर बना है। ये भी 1000 करोड़ का है, दिसंबर तक इसका काम पूरा हो जाएगा। जहाँ तक आपने जो बात की है अधीर रंजन जी ने, सर हमें विरासत में 403 प्रोजेक्ट 385 लाख करोड़ के बंद पड़े हुए प्रोजेक्ट मिले जब मैं मंत्री बना, और उसमें से 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट कर दिए। और उसमें से ये दिल्ली जयपुर, ये दिल्ली हरिद्वार, गाला खाया कितनी खाई मैंने। ये बैठे वो कॉन्ट्रैक्टर कहते कहते 50 मीटिंग हुई, कितने लोग चले गए, मुख्यमंत्री बदल गए। अभी दिल्ली जयपुर का उसमें से थे। पर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दोष नहीं देता, पॉलिसी में कमियाँ रहती है। लैंड एक्विजिशन किए बिना अवार्ड हो गए, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस मिले नहीं, रेलवे ओवरब्रिज की परमिशन मिले नहीं, वर्क ऑर्डर दे दिया, प्रोजेक्ट अटक गए, कॉन्ट्रैक्टर बैठ गए, इसके कारण तकलीफें आई। आपको बताता हूँ 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट किए, और उस समय के 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर हमने पूरे करते करते लाकर लगभग समाप्त करते हुए लाए, उससे मार्ग निकाला। और मैं आज इस सदन में विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि मेरे विभाग के इंजीनियर्स ने और हमने सब ने बैंकों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठकर रात को 12-12 बजे तक यहाँ बैठते थे
ऐसी पंचायत भर्ती थी, और हमने हिंदुस्तान की बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया, 3 लाख करोड़ के। अब हमने उस अनुभव से सीख ली कि 90% लैंड एक्वायर्ड किए बिना अवार्ड नहीं होगा, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस किए बिना ये नहीं होगा, प्रोजेक्ट को अवार्ड नहीं करेंगे। रेलवे ओवरब्रिज के क्लियरेंस ला सब रेडी होगा तो ही अवार्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब कमी दिक्कतें कम है, पर कभी ना कभी आपको इस पार्लियामेंट में कभी सोचना होगा। देखो, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के मैं बहुत सेंसिटिवली इसका सपोर्टर हूँ,